नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। बहुत लोग मानते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज उन अंतर पे बात करेंगे। सबसे पहले जो समाजवाद होता है वह भी समाज की बात करता है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता है। सेम ऐसे ही साम्यवाद में भी होता है। साम्यवाद भी समाजवाद की बात करता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता है। जबकि आप देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा जोर देता है, समाज पर नहीं। अब आते हैं जो डिफरेंसेस होते हैं। समाजवाद क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं समाज के, उनको कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। लेकिन साम्यवाद कहता है कि व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा, कार्य के अनुसार नहीं। मतलब समाजवाद कहता है यदि कोई 10 घंटे काम करता है तो उसे 10 घंटे का वेतन दिया जाएगा। लेकिन साम्यवाद कहता है यदि कोई 10 घंटे काम करता है और 6 घंटे में ही उसकी आवश्यकता पूरी होती है तो उसे वेतन केवल 6 घंटे का दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार वेतन ही दिया जाएगा। ये आर्थिक समानता लाने के लिए किया जाता है। तो समाजवाद ने क्या कहा, जैसे लोहिया जी अक्सर करके कहते थे कि वेतन का डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम अंतर है 1:10 का होना चाहिए। यानी कि जो सबसे अपेक्स पर बैठा व्यक्ति है, यदि उसकी तनख्वाह या आय 10,000 रुपये है तो सबसे बेस पर बैठे हुए व्यक्ति की तनख्वाह 1,000 रुपये होना चाहिए। तो भी आर्थिक असमानता समाजवाद में तो आती है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। लेकिन साम्यवाद में आर्थिक असमानता नहीं आती, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे जो वेतन का प्रारूप है वो भी कार्य के अनुसार है और बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। 1:10 का भूल जाइए, 1:100 का डिफरेंस भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको देखने के लिए मिल सकता है। थर्ड नंबर पर जो समाजवाद होता है उसमें एक्सपर्ट कार्य का अलग वेतन होता है। मतलब आप डॉक्टर हैं, आपको वेतन अलग मिलेगा। कोई वहाँ पे सिस्टर है, वार्ड बॉय है, उसका वेतन अलग मिलेगा। जबकि साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या किया गया है, यांत्रिक समानता ला दी गई है। कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, कोई कार्य कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सभी को वेतन आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। यह आर्थिक समानता के लाने के लिए किया गया है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अंतर मिलेगा। डॉक्टर की अलग आय होगी और कारपोरेट में जो डॉक्टर कार्य कर रहा है उसकी आय अलग होगी। उसमें जो नीचे के वर्कर होंगे जैसे वार्ड बॉय होंगे, उनके आय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस तो होता है, लेकिन 1:10 का मेंटेन रखना है, लेकिन इस समय यह फॉलो नहीं हो पा रहा है। तीसरे नंबर पे आते हैं, समाजवाद में राज्य की कल्पना की गई है, जबकि साम्यवाद में राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। जब मार्क्सवाद आया था तो उस समय राज्य को खत्म कर देने का प्रावधान था। राज्य जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। जो शासन होगा वो समूह के हाथ में होगा, समाज के हाथ में होगा। लेकिन समाजवाद मानता है कि राज्य होना चाहिए और राज्य के अनुसार सभी कार्य होने चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इसको लोग गवर्न नहीं कर सकते। इसको गवर्न करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पार्टी की जरूरत पड़ती है, उसे ही राज्य कहा गया है। लेकिन साम्यवाद में राज्य की संकल्पना नहीं थी। लेकिन जब लेनिन आते हैं, लेनिनवाद जब आया तो लेनिनवाद में कहा गया है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को लोगों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अतः एक पार्टी विशेष की जरूरत पड़ती है। तो पार्टी की संकल्पना लेनिन के बाद आया है। अब आगे बढ़ते हैं पूंजीवाद में। पूंजीवाद में भी राज्य होता है, लेकिन राज्य पूंजी के मामलों में जो पूंजीपति होते हैं ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। दोनों का अलग अलग होता है बिहेवियर। मीन्स राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता पूंजीवादी मामलों में। अब नेक्स्ट जब आते हैं तो राज्य की संकल्पना नहीं होने के कारण साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संघर्ष के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में
को स्थापित करने के लिए संघर्ष के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में दो वर्ग माने जाते हैं, एक शोषक वर्ग होता है, दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके पास उत्पादन के साधन हो, जैसे जिनके पास फैक्ट्री हो, पूंजी हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उनको शोषक वर्ग में रखा गया है। और जो वहाँ पे कार्य करते हैं उन्हें शोषित वर्ग में रखा गया है, मजदूर वर्ग में रखा गया है। तो इन दोनों वर्गों में समानता लाने के लिए, किसी फैक्ट्री पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होता है। चूंकि साम्यवादी लोग मानते हैं कि मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, शोषित वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शोषित वर्ग संघर्ष करके आसानी से अपनी सत्ता कायम कर सकता है। लेकिन समाजवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने के लिए कहता है। इसमें यदि कोई शासक निरंकुश बन जाता है, समाजवाद के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे भी हटाया जा सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे लोहिया जी का आंदोलन आप लोगों ने देखा है, बीच में चला है, तो बिल्कुल समाजवाद की अवधारणा पर वो कार्य करते थे। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है और उन्हें राज्य का संरक्षण मिला रहता है, जिसकी वजह से राज्य उनका हमेशा सपोर्ट करता रहता है। समाजवाद में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलती रहती हैं। जैसे भारत में तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुझे भी नहीं मिलती, लेकिन मैं उन योजनाओं का सपोर्ट करता हूं। इसमें जैसे आवास योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि योजनाएं आपको मिले, लेकिन एक समाजवादी राज्य वो चाहता है कि उसके सभी नागरिक एक समान बने, इसलिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाता है। इसी में एक हमारा आरक्षण भी है जो बहुत लोगों को मिलता है, तो ये कल्याणकारी राज्य की देन है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी मानता है कि समाजवादी योजनाएं चलानी चाहिए, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी योजनाओं का स्थान नहीं है। लेकिन अब कोई भी राज्य 100% पूंजीवादी नहीं रह गया है, और ना कोई राज्य 100% समाजवादी रह गया है। अतः पूंजीवादी राज्य भी कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं समाज को आगे बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन चलाते रहते हैं। यही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में है और यही समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। आप देखेंगे जो दुनिया के ज़्यादातर विकसित राज्य हैं वो कौन से हैं? समाजवादी राज्य हैं। जैसे नॉर्वे देखेंगे, स्विट्जरलैंड देखेंगे, इनका एसडीआई इंडेक्स 0.9 से एबव है। 0.9 से एबव एसडीआई इंडेक्स है, मीन्स ये मानव सूचकांक में सबसे आगे हैं, और ये सब समाजवादी राज्य हैं। और सबसे पुरानी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जन्म होता है वो सामंतवादी अर्थव्यवस्था से होता है। सामंतवादी व्यवस्था में एक सामंत 25 से 30 मजदूर रखता था, अपने खेतों में कार्य कराता था, और उन्हें केवल खाने भर का ही देता था। वेतन उन्हें केवल खाने भर का मिलता था, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इसी व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वर्ग संघर्ष के दौरान सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में चलाया, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर बनने लगे और बहुत सारी कंपनियां चलाने लगे। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मोनोपोली। मोनो कंपनियों की मोनोपोली स्थापित हो जाती है असमानता के कारण। जैसे देखिए इस समय संचार व्यवस्था में भारत में जियो की मोनोपोली स्थापित होती जा रही है। पूरे देश में जियो गवर्न करेगा, बाकी अन्य जो कंपनियां हैं वो बेरोजगार हो जाएंगी। तो बेरोजगारी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि इसमें कंपनियों के बीच कंपटीशन होता है कि कौन अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में या समाजवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकार सभी कंपनियों का नियंत्रण करती है, जिससे लोग बेरोजगार नहीं होते। और यही सेम है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक थे वो थे एडम स्मिथ। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें इन सब के बारे में बताया है। कुछ इसके और भी ड्रॉबैक हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 100 कंपनियां हैं और 100 कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं, तो 100 कंपनियों का तो सामान बिकेगा नहीं। केवल एक कंपनी का बिकेगा तो बाकी 99, या 2 कंपनी का बिकेगा या 3 का बिकेगा, तो बाकी जब कंपनियां हैं वो बेरोजगार हो जाती हैं।
लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के अंतर में होता है, नियंत्रण सरकार करती है, इसलिए वो सामान मार्केट में आते हैं। जबकि हमारा काम जो 100 ब्रांड हैं उसमें से 2 से भी चल सकता है, लेकिन जो 98 बेरोजगार हो गए उनके उनके लिए कोई व्यवस्था अपनाई नहीं गई है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों सिस्टम को मिलाकर के बनाया गया है। लेकिन अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हावी हो जा रही है, जिससे हो सकता है आने वाले भविष्य में कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए जो चल रही हैं न चलाई जाए। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।